हेलो एवरीवन। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है और घटना चक्र में लास्ट के कुछ पेजेस हैं, नियर अबाउट 100 पेजेस होंगे जो मिसलीनियस हैं, उसको हमें कवर करना है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलीनियस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहला जो है पहली बार जो है पुलिस फोर्स इंडिया में स्टैब्लिश किया था, रेगुलर पुलिस फोर्स स्टैब्लिश किया था किसके, ब्रिटिश के पैटर्न पे। होल्ड करिएगा। नेक्स्ट हमारा है द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश एट कलकत्ता बाई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो ये हो गया। और थर्ड हमारा है द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1960। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हमारे हैं, हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी 2 and 3। ठीक है, 2 and 3, तो यानी कि एक जो हमारा है वो गलत है। ठीक है, एक जो है गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारा सही है। जो इंडियन पीनल कोड है वो इफेक्ट में आया था 1860 में। कब? 1860 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट से 1774 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स दिया हुआ था तो वो गलत था। कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा जो है फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स दिया था और है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। एंड इंडियन पीनल कोड IPC वाज ड्राफ्टेड इन 1960 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 1860 है ये। ठीक है, 1860 है। इंडियन पीनल कोड IPC वाज ड्राफ्टेड इन 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1834 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1833। तो हमारा जो है स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी। 1860 में जो है IPC जो है ये ड्राफ्ट कर दिया गया था और 1834 का जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1833 उसी के अंडर उसको क्या किया गया था, वो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है बनाया गया था। तो ये हमारा जो है एक्सप्लेनेशन था। सेकेंड है, फर्स्ट एंग्लो अफगान रिलेशंस इन 19th century were influenced by the fear of whose expansion towards India। ठीक है, तो देखिए ये जो है एंग्लो अफगान जो रिलेशन था वो इन्फ्लुएंस था क्योंकि कोई एक फियर था, एक डर था कि जो है इंडिया की तरफ किसी का एक्सपेंशन बढ़ रहा था। और किसका था वो, तो इट वाज रशिया। ठीक है, रशिया का एक्सपेंशन जो है बढ़ रहा था और ब्रिटिशर्स को ये डर था कि इंडिया की तरफ एक्सपेंड ना कर ले वो। Fear of expansion of Russia towards India in 19th century was the base of the Anglo-Afghan relation. In 1930s, the British were firmly entrenched in India. ठीक है, by 1837, the British feared a Russian invasion of India through the Khyber and Bolan Pass। ठीक है, कौन से खैबर और बोलन पास से उनको डर था कि वो लोग इंडिया को इन्वेड ना कर दें। As the Russian Empire had expanded towards the British dominion of India। ठीक है, तो इसलिए जो है उनका जो रिलेशन है वो रीशेप हुआ ब्रिटिशर्स का और जो है अफगानिस्तान का। मैच कराना है हमें। देखिए 17, देखिए ये जो है ईयर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मुझे मेरे हिसाब से सबसे टफ मुझे यही लगता है कि इसको जो है लर्न करना। इतने सारे ईयर्स हैं, अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को तो आप जो है शायद कहीं स्टैंड कर पाएँ, अदरवाइज़ ये लर्न करना शायद बहुत सारे लोगों के लिए इजी भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट ईयर लिस्ट फर्स्ट है। और अच्छा ये जो है अपने माइंड में आपका अगर माइंड प्री ऑक्यूपाइड होगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसमें प्रॉब्लम है तो वो फाइनली आपको जो है ना बहुत प्रॉब्लम सच में होने लगती है। तो इसलिए होना तो ये चाहिए कि माइंड में होना नहीं चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ईयर है और इवेंट है। तो 1775 दिया हुआ है, 1780s दिया हुआ है, 1824 है और 1838 है। ठीक है, इवेंट्स क्या है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, दूसरा हमारा है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। थर्ड हमारा है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फिर जो है डी हमारा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें मैच कराना है। देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है म्यांमार को बोलते हैं अब, तो वो कब हुआ था, 1824-26 में हुआ था। तो 1824 में बर्मीज वॉर हो गया, ब्रिटिश इंडिया वर्सेस बर्मा। फर्स्ट एंग्लो अफगान जो है 1830
8 में हुआ था और 42 तक चला, ठीक है। तो बर्मीज़ वॉर, पहला जो एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ था तो 1824 में, यानी कि बर्मीज़ वॉर अफगान वॉर से पहले हुआ था, 1824 में हुआ था। फिर जो है अफगान वॉर जो है 1838 में हुआ। कब हुआ? 1838 में। फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? 1775 में, बहुत पहले, 1775 में, ठीक है, 1775 में ब्रिटिश वर्सेस मराठा। फिर आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780s में, 1780s से स्टार्ट 1784 तक चला, ठीक है, 1780s, ठीक है। तो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर 1824 से 26 में, फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 1842 में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1875 से 1882 और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1880 से 1884, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है आपको। अब देखिए, री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजिया, ठीक है, फर्रुखसियर, री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजिया फर्रुखसियर, ये सही है, ठीक है, फर्रुखसियर ने री इम्प्लीमेंट कर दिया था जजिया। फिर उसके बाद है रूल ऑफ द मसूलीपट्टनम, रूल ओवर मसूलीपट्टनम, ठीक है, तो ये है फोर्ड, रूल ओवर मसूलीपट्टनम फोर्ड। सती प्रिवेंशन एक्ट, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है। एंड ऑफ स्लेवरी, तो ये जो है देखिए, स्लेवरी जो है स्लीमैन थे और विलियम बेंटिक के टाइम में था, तो ये हमारा गलत जाएगा, मैकुलम नहीं है, ठीक है। फर्रुखसियर इम्पोज द जजिया अगेन एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रिवेंशन एक्ट वाइल द थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड द राजमुंदरी एंड द मसूलीपट्टनम अंडर द लीडरशिप ऑफ द कर्नल फ्रांसिस फोर्ड, ठीक है, इन 1759। देखिए फोर्ड दिया हुआ है रूल ओवर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और राजमुंदरी जो है कब, जो ये आपका है थर्ड कार्नेटिक वॉर में जो है ब्रिटिशर्स ने फोर्ड के जो है लीडरशिप में 1759 में कैप्चर कर लिया था। एंड मैकुलम वाज एन अमेरिकन प्रीस्ट थे हु विजिटेड इंडिया एंड गेव डिटेल्स ऑफ द स्लेवरी इन साउथ इंडिया। तो अगर एग्जाम में आ गया कि साउथ इंडिया की स्लेवरी के बारे में किसने बताया है, तो ये मैकुलम ने बताया है 1830s में, बट हिज नेम वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्लेवरी, हेंस ये जो हमारा बी है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ द पार्ट नेशनलिज्म इन द गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है ना, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये जो है मैकॉले से है, मैकॉले से है, ठीक है, मैकॉले से है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द patriarchal approach of the government, patriarchal approach था गवर्नमेंट का इन इंडिया existed, it is attributed to the British administrators, like कौन से थे एडमिनिस्ट्रेटर्स? थॉमस मुनरो 1761 to 82 and Sir John Macquarie 1768 to 1833, Elphinstone 1779 to 1859 and कॉरिस मेटकॉफ, ये है 1785 टू 1846, ठीक है। दे वर द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन विलेजेस। मुनरो इंस्टीट्यूटेड द रैयतवारी सिस्टम इन द मद्रास, ठीक है। तो ये आपका है पैट्रियार्कल, देखिए पैट्रियार्कल अप्रोच जो है किसका था? थॉमस मुनरो का था, सर जॉन मैकुलम का था, फिर एल्फिंस्टन का था, फिर मेटकॉफ का था। तो इन लोग का पैट्रियार्कल अप्रोच था। दे वर मेन प्रोपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन विलेजेस, ठीक है, इंडियन विलेजेस के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के मेन प्रोपोनेंट थे। और मुनरो ने क्या था? मुनरो ने रैयतवारी, ठीक है, रैयतवारी सिस्टम को मद्रास में 1820s में, कब? 1820s में जो उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था, ठीक है। Next question, which of the following famines in 19th century in India has been described as the sea of calamity, ठीक है, तो कौन सा 19th century में कौन सा ऐसा famine था जिसको sea of calamity कहा गया, ठीक है। ऑप्शंस हमारे बिहार का फैमिन 1873 का, 1873 का, फिर है राजपूताना फैमिन 1868 to 69 और उसके बाद जो है शायद बंगाल फैमिन, मद्रास, बंगाल है ही नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी फैमिन, ठीक है, 1866-67 और उड़ीसा का फैमिन जो है 1866-67, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। उड़ीसा का जो फैमिन था उसको सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। द उड़ीसा फैमिन 1866-67 इन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सी ऑफ कैलेमिटी। इट अफेक्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मद्रास अपवर्ड and area covering 1,80,000 miles and containing a population of the 4,75,000. The impact of the famine, however, the greatest
in Odisha, which at the time was quite isolated from the rest of India. In Odisha alone, 1 million people in the third of the population died. A third of the population, मतलब 1 million people, a third of the population died in 1866 due to the starvation and disease. तो ये जो है उड़ीसा का जो कब का था टाइम था आपका 1866-67. दिस इज कॉल्ड एज द सी ऑफ कैलेमिटी. इंडियन फैमिन कोड 1883 का कोड था. इंडियन फैमिन का 1883 का कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था? तो ये आपका है स्ट्रैची कमीशन. ठीक है ना, स्ट्रैची कमीशन. स्ट्रैची कमीशन जो है वो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन फैमिन कोड 1883. ठीक है, तो आपका जो है हंटर और ये सब जो है इंडिगो है, ये आपको पता ही सब नहीं होगा. स्ट्रैची कमीशन जो है वो फेमिन के लिए था. तो इंडियन ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा. इंडियन फेमिन कोड 1883 वाज प्रिपेयर्ड बाय द स्ट्रैची कमीशन, और स्ट्रैची कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1880s टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल एंड मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ फेमिन लाइक ओडिशा फेमिन 1866 एंड द ग्रेट फेमिन 1876-78 which affected the area of the 257 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स एंड पॉपुलेशन ऑफ 58 मिलियन. ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा कमीशन है? स्ट्रैची कमीशन. नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. लिस्ट 1 है और 2 है. तो 1 में क्या है? 1767 to 1769, फिर है 1790 to 92, और फिर 1824 to 26, 1854 to 46. ठीक है. लिस्ट 2 में है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, और फिर है सेकेंड सिख वॉर. ठीक है, तो देखिए ये कौन सा जो है करेक्टली मैच है. ये जो है सबसे ऑड सिचुएशन क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है, देखते हैं इसको. 1767 to 69 ये जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है. 1790 to 92 ये थर्ड मैसूर वॉर है. फिर 1824 to 26 सही आपका जो है आंसर है 2 and 3. तो 1824 to 26 है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. फिर 1845 to 46 है ये सेकेंड सिख वॉर है. ठीक है, सिख वॉर है. कौन सा? 1845 to 46. तो ये तो बहुत इजी जो है हो जाता है कि लास्ट वॉर था ये सिख वाला वॉर, जो टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो ये लास्ट वॉर था. तो ये तो हो जाता है 1845-46. आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो था 1824-26 अभी हमने देखा था, तो ये भी याद ही होगा आपको. मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर देख लीजिए 1790-92 ये थर्ड मैसूर वॉर था, और 1767 to 69 ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है, देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82. ठीक है, 1775 to 82. The internal problem of the Marathas and the growing ambition of the British brought the beginning of the first Anglo-Maratha struggle. The primary cause of the first Maratha war was the interference of the British government at Bombay in the internal affairs of the Maratha. The first Anglo-Maratha war ended with the Treaty of the Salbai. ठीक है, तो क्या हुआ था कि the primary cause of the first Maratha was the interference of the English government at Bombay. बॉम्बे पे कंटिन्यूसली वो इंटरफेयर कर रहे थे इन द इंटरनल मैटर ऑफ द मराठास. तो फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर था, तो ये ट्रिटी जो है सालबाई की ट्रिटी हुई थी. ये पूछ लेता एग्जाम में कौन सी ट्रिटी से बंद हुआ था, तो सालबाई की ट्रिटी हुई थी, और पहला एंग्लो मराठा वॉर में. एंड साइन बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश 1782. कब? 17 मई 1782. 17 मई 1782 द ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड द ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ सालबाई स्टेटस क्यो वॉज मेंटेन विच गेव द ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विद मराठा. ठीक है, 20 साल का पीस जो है उन लोगों ने खरीद लिया था ट्रीटी ऑफ सालबाई से. ठीक है, द ट्रीटी ऑल्सो इनेबल्ड द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मैसूर विद द हेल्प ऑफ द मराठास इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली. ठीक है, फिर से देख लीजिए. द टेरिटरीज ऑल्सो इनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर. मैसूर पे प्रेशर एक्सर्ट किया विद द हेल्प ऑफ द मराठास इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली. ठीक है, जो ट्रिटी था सालबाई का वो इनेबल करता है ब्रिटिश को कि एक्सर्ट प्रेशर मैसूर पे प्रेशर कर सकें, और मराठा उसमें हेल्प करेंगे ताकि वो जो हैदर अली की जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ से रिकवर कर सकें. ठीक है, हैदर अली से टेरिटरीज़ को रिकवर कर सकें. तो ये थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 92. It was fought between the British and Tipu Sultan. First attacked the Srirangpatnam with the help of the Nizam and Maratha. ठीक है, दोनों ने हेल्प की थी पहले, लेकिन जो है इनकी टीपू की पहले ही जो है एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू पे
जो है अटैक किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ द विलियम मेड्यूज ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान एंड दे हैड अ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। ठीक है ना, साल बाद की ट्रीटी कहाँ पे होती है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, और एंग्लो मैसूर वॉर जो थर्ड होता है उसमें श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है 1792. According to this, the treaty, whole of the territory of the Tipu Sultan was ceded, and the Tipu Sultan had to pay 3 crore to the British for the damage done in the war. क्या करना था? होल ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द टीपू, पूरी टेरिटरी टीपू की सीज कर ली जाती है और वॉज सीडेड एंड द टीपू सुल्तान हैड टू पे 3 करोड़ वॉर करने के लिए। जो वॉर हुआ था एक्चुअली इनिशिएट तो इन्होंने किया था वॉर, इंग्लिश नहीं, लेकिन फिर भी वॉर जो है उन्होंने किया, इसकी वजह से जो है 3 करोड़ रुपए उनको देने थे टू ब्रिटिश फॉर द डैमेजेस डन इन द वॉर। ठीक है, तो ये हो गया। और फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, ये हमने देखा था 1824 से 26। द फर्स्ट 3 वॉर्स फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बर्मीज एम्पायर इन द 19th century. The war, which began primarily over the control of the northeastern India, ended with a decisive British victory, giving the British total control of the Assam, Manipur or Chachur, Jaintia, as well as the Arakan provinces and the Tenasserim. ठीक है, सेरिम, and the Burmese were also forced to pay and the indemnity of 1 billion pounds. ठीक है, तो बर्मीज को फोर्स किया उन्होंने कि 1 बिलियन पाउंड जो है वो जो है उनको दें एंड साइन अ कॉमर्शियल ट्रीटी, एक ट्रीटी ऑफ यान डाबो। ठीक है, ये एक ट्रीटी थी, यान डाबो की ट्रीटी, वो एक कॉमर्शियल ट्रीटी थी। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें अगर 1848 से 49 में, द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन 1848 to 1849 between the Sikh Empire and the British East India Company, resulted in the subjugation of the Sikh Empire. ठीक है, तो सिख एम्पायर का सब्जुगेशन हो जाता है and annexation of the Punjab and what subsequently became known as the Northwest Frontier Provinces by the East India Company. तो हमारा 2 and 3 सही होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अब अगर आप लोग को याद होगा तो मुझे एक बार याद दिलाइएगा कि एक बार ऐसा मैं एक वीडियो बनाऊंगी, या फिर अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि पहला जो एंग्लो मराठा वार होता है, एंग्लो अफगानिस्तान वार होता है, नेपाल वॉर है, और जो है आपका बर्मीज वॉर है, सिख वॉर है, ठीक है ना, और मैसूर से वॉर होते हैं। तो जितने ही 3-4 जितने जहाँ से वॉर हुए होते हैं वो कौन लीड करता है, उसको किस ईयर में हुए होते हैं और किस वजह से होते हैं, कौन सी ट्रीटी होती है। ठीक है, या तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे बता दीजिएगा जब मैं ये पूरा करूँगी। तो इसके बाद फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट ही करना, शायद केमिस्ट्री और फिर या बहुत लोग कह रहे थे इन्वायरमेंट करने के लिए और ज्योग्राफी, तो इसमें से कोई ना कोई स्टार्ट करूँगी मैं इन बिटवीन। अगर आप मुझे याद दिला देंगे या फिर मुझे खुद ही याद रहेगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगी ताकि वो सब एक जगह हो और एग्ज़ाम में एक बार बस देख के जाना हो, क्योंकि फिर बहुत अलग जगह जगह होता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो कौन सा है? ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। ठीक है, बंगाल टेनेंसी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना है। ठीक है, तो ABDC होगा जो है आपका ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, फिर आपका है बंगाल टेनेंसी एक्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड अवध। ठीक है, देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन एक्ट्स। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 में था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में था। ठीक है, 1878 में था। टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 इनेक्टेड बाय द बंगाल गवर्नमेंट टू डिफाइन द राइट ऑफ जमींदार एंड देयर टेनेंट्स, एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। ठीक है, अब देखिए मैच करना है। और चाइल्ड मैरिज है MG रनाडे। चाइल्ड मैरिज के लिए किसने फाइट किया? MG रनाडे। सप्रेशन ऑफ ठग्स है आपका कॉलन स्लीमैन। फिर है विडो रीमैरिज, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। सप्रेशन ऑफ पिंडारीज लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो पिंडारी एक मूवी आपको याद होगी, सलमान खान की कोई मूवी और जरीन की आई हुई थी, तो उसमें पिंडारी बने हुए थे सलमान खान, तो वही पिंडारी लोग को सप्रेस करने के लिए ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उसमें। ठीक है ना, तो चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो MG रनाडे, सप्रेशन ऑफ ठग्स है स्लीमैन, और विडो रीमैरिज है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही जो है एक लीडरशिप का रोल प्ले किया था उन्होंने विडो रीमैरिज में। उसके बाद जो है विडो एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द बंगाल रेनेसा, ठीक है ना, बंगाल रेनेसा के एक पिलर थे। इन अदर वर्ड्स मैनेज टू कंटिन्यू द रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनिशिएटेड the concept of the widow remarriage and widow remarriage, Ishwar Vidyasagar, ठीक है, and he also opened the doors of the colleges and other education institution to lower caste students, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो मतलब कॉलेज और स्कूल्स जो थे वो लोअर कास्ट के लिए भी इन्होंने अलाउ किया था और जो है वो वेलकम कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, विच वॉज अर्लियर रिजर्व ओनली फॉर द ब्राह्मण्स, ठीक है। फॉर हिज इमेंस generosity and kind heartedness, people started addressing him the दया सागर, ठीक है। तो एग्जाम में आगे कि दया सागर किसको कहा गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को, ठीक है। तो इनकी एक कहानी भी है, कभी आपने बचपन में पढ़ी होगी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोट खरीदा करते थे अपने लिए, जो लोग ब्लेजर्स वगैरह जिस तरीके से ठंड में पहनने के लिए, ठीक है। तो वो जैकेट जब बाहर वो निकलते थे तो कोई ना कोई ऐसा दिखता था उनको कि जो ठंड से गुड़गुड़ा रहा होता है ना। तो वो जब भी खरीदते थे तो वापस जब घर पे आते थे तो बिना जो है उस ब्लैंकेट, बिना उस जैकेट के आते थे वो, ठीक है। तो जो है ये क्या थे, इनको कहा गया दया सागर या ओशन ऑफ काइंडनेस, ठीक है। मेजर जनरल सर विलियम हेनरी स्लीमैन वाज अ ब्रिटिश सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन British India, best known for his work suppression of thugs. Justice Mahadev Ranade was a judge, politician, writer cum reformer of India. Politically, Ranade established the Pune सार्वजनिक सभा. तो रानाडे ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, रानाडे क्या एस्टेब्लिश किया था, रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा रानाडे ने एस्टेब्लिश किया था एंड वाज अमंग दोज हु प्लेड अ फिनोमिनल रोल इन सेटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो इसमें भी ये काफ़ी सीनियर लीडर थे। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे वाज आल्सो एक्टिव रिफॉर्मर। ही सेट अप द सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, कौन सा है, सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, विच वर्क अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज के लिए सपोर्ट किया उन्होंने, और spending heavily in the marriages and other social functions. Ranade advocated for the widow remarriage and female education. Lord Hastings became the Governor General in 1813, ठीक है, 1813 में गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड, और 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स फाइनली डिसाइडेड टू सप्रेस द पिंडारीज, ठीक है। तो 1813 में ये गवर्नर जनरल बनते हैं और 1816 में 1816 में ये जो है डिसाइड कर लेते हैं कि पिंडारीज को क्या करना है, सप्रेस करना है। हेस्टिंग्स प्लान विगरस मिलिट्री प्रिपरेशंस विद अ व्यू ऑफ to surrendering the Pindaris from all the sides. On the north and the east from the Bengal, on the west from the Gujarat and the south from the Deccan, a huge army of 1,13,000 men and 300 guns were divided into the two parts, on the northern side and under the Hastings command and the southern side under the Thomas Hislop, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, कभी अगर एग्जाम का उनका दिमाग कुछ ऐसा हुआ तो साउदर्न साइड में थॉमस हिस्लोप थे और नॉर्दर्न साइड में जो है हेस्टिंग्स थे, पिंडारीज को सप्रेस करने के लिए। बाय द एंड ऑफ 1817 द ब्रिटिश ट्रूप्स वर सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग द पिंडारीज फ्रॉम द मालवा एंड अक्रॉस द चंबल। इन जनवरी 1880 द पिंडारीज वर प्रैक्टिकली आपका वो जो है क्या कर दिया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, पिंडारीज को एक्सटर्मिनेट कर दिया गया। ऑन फरवरी 1818 करीम खान, ठीक है, करीम खान नाम याद रखिएगा, वन ऑफ द पावरफुल लीडर ऑफ द पिंडारी सरेंडर टू द, करीम खान कौन थे, वन ऑफ द पावरफुल लीडर ऑफ द पिंडारी सरेंडर टू द ब्रिटिश एंड वाज गिवन द स्मॉल स्टेट ऑफ द ग्वाशपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो कोई जगह है ये ग्वाशपुर, ठीक है, ग्वाशपुर कोई जगह है, तो यहाँ पे यूपी में उनको जो है एक छोटा सा स्टेट दे दिया गया था। ये जो है करीम खान नाम है, ये पिंडारीज के कौन थे, ये जो है लीडर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा कुंवर सिंह लेड द स्ट्रगल इन बिहार अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइल द खान बहादुर खान लेड इन द रुहेलखंड इन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857, ठीक है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। और मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व या मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डेलिवरेंस डे ऑन 22 दिसंबर 1939, ठीक है, 22 दिसंबर 1939, ये भी सही है। और अगर नहीं याद है तो ये डेट याद कर लीजिएगा बिल्कुल से कि उन्होंने जो है डेलिवरेंस डे कब सेलिब्रेट किया था, तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर
1939 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को ये जो है मुस्लिम लीग ने डेलीवरेंस डे किया था, जब इन लोगों ने, जो कांग्रेस वाले हैं वो उन्होंने जो है क्या किया था, अच्छा क्यों किया था ये आप मुझे बता दीजिए, डेलीवरेंस डे जो है क्यों जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तात्या टोपे टुक द लीडरशिप ऑफ द आर्मीज इन कानपुर फॉर द पैट्रनेज ऑफ द नाना साहब एंड द जीनत महल अज्यूम लीडरशिप इन फैजाबाद, ठीक है। तो ये भी सही है। लेकिन गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द सरदार भगत सिंह, तो सरदार भगत सिंह ने गदर पार्टी फाउंड की थी। देखिए गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फॉर्म इन 1913 में इन द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द लाला हरदयाल, ठीक है। तो लाला हरदयाल ने जो है 1913 में, ठीक है, 1913 भी याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी को फॉर्म किया था एंड वाज पब्लिश्ड अ लेटर टाइटल्ड द गदर whose first issue was published on November 1st, 1913, and in 1914 he went to Switzerland where he published another anti-British newspaper। वो स्विट्जरलैंड जाते हैं 1914 में और एक दूसरा जो है एक पब्लिश करते हैं एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो जो है लाला हरदयाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी और वंदे मातरम न्यूज़पेपर, ठीक है। रिमेनिंग स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट और 4th हमारा गलत होता है क्योंकि उसमें कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और 12th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।